हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो आप ये वाला स्रोत, ये वाला एक शब्द अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्रोत। इसका क्या मतलब है? मतलब जो संविधान के जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से ऐड करे हैं, उसके क्या क्या स्रोत थे। तो उसके 3 स्रोत थे। देखो, जो एक तो देश आजाद होने से पहले जो अधिनियम पारित हुए थे, जो ब्रिटिश संसद ने करे थे, एक वो हो गए। दूसरा, जो 1946 में भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, एक वो भी स्रोत था। ठीक है। तीसरा था दूसरे देशों से के संविधान से प्राप्त प्रावधान। ठीक है, तो कितने स्रोत हो गए? 3 स्रोत हो गए। एक तो अधिनियम जो 1947 से पहले ब्रिटिश संसद ने पारित करे थे। दूसरा, संविधान सभा जो जिसका गठन 1946 में हुआ था। तीसरा, दूसरे देशों के संविधान से प्राप्त प्रावधान। ठीक है, तो हालांकि ये इससे पहले के अधिनियम और ये वाले जो अधिनियम थे, ये संविधान सभा ने ऐड करे थे, क्योंकि संविधान जो थी वो एक स्वतंत्र मतलब निकाय थी, स्वतंत्र प्रणाली थी जो संविधान सभा थी। ठीक है, उस पर किसी का प्रेशर या जोर दबाव नहीं था। वो संप्रभुत्व निकाय थी। ठीक है, उस पर किसी का जोर दबाव नहीं था कि आप इसको ऐड करो या इसको मत ऐड करो। लेकिन हाँ, जो उसमें जितने भी मेंबर थे वो बहुमत से कोई भी प्रावधान को ऐड करते थे या कोई भी बिल्कुल पारित करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हम जो आज पढ़ेंगे, देखो अधिनियम तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, संविधान सभा भी हमने पहले ही पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे दूसरे देशों के संविधान से जो प्राप्त स्रोत है या प्रावधान है, आज हम उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोगों के लिए ये वाला बैच हमने स्पेशल जीएस के लिए चलाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीएस मतलब जीएस को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब तो कर लेते हो, लेकिन जीएस में आप प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन आप एक भी बुक से हाथ मत लगाना, बस आप क्लास नोट्स जो भी हैं आप उनको नोट्स तैयार करते जाना, बस उन्हीं को पढ़ना। ठीक है, और ये 0 to हीरो बैच है। चाहे आप इसे यूपीएसआई में पढ़ लेना, चाहे आरओ में पढ़ लेना। ठीक है, चाहे आप यूपीपीसीएस प्री में पढ़ लेना। ठीक, आपको एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं, बिल्कुल अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको टिक मार के आओगे और अपने नंबर्स गेन करके आओगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़ना और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले अगर आपका कोई भी छोटा मोटा स्टडी से रिलेटेड कोई भी ग्रुप है तो वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब बिल्कुल फोकस करके आप बोर्ड पे ध्यान दें और पढ़ाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान थे? ठीक, तो इसमें प्रावधान थे संघीय तंत्र, एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको समझा दूंगा। राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग। ठीक, न्यायपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण। ठीक है दोस्तों देखो, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि हमारा जो संविधान है उसमें कम से कम 1/3 जो प्रावधान है ना, वो सीधे सीधे हमने उठाए 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, उससे उठाए हैं। तो एक अच्छा खासा इसका वेटेज है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से
किसी भी एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलते ही हैं। ठीक है, अगर आपको 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो में 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखो एक तो संज्ञा तंत्र, आपने देखा होगा जब मैंने 1935 का अधिनियम पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि संघ में एक तो द्विसदन हो गया था, तो 1919 के प्रावधान में अधिनियम में ही हो गया था। तो ये क्या, अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान था वो था 1935 में। उसमें कौन कौन शामिल थे, एक तो जितने भी ब्रिटिश इंडिया के जो प्रांत थे वो, और जितने भी देशी रियासतें थी, और जो भी प्रोविजन थे, मतलब आयुक्तों के अधीन जितने भी प्रदेश थे, उस टाइम 4 प्रदेश थे समथिंग में। ठीक है, तो उसमें लेकिन उन क्या था कि उनकी मर्जी पे डिपेंड था कि वो अगर शामिल होना चाहे तो हो, नहीं होना चाहे तो नहीं हो। तो उस टाइम क्या था कि जो देशी रियासतें थी उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, तो वही जो संघीय तंत्र है उसको हमने अप्लाई कब करा, 1947 के बाद जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो वही संघीय तंत्र हमने यहाँ पे अप्लाई करा। ठीक है, तो ऐसा ही तो देख लो, अभी भी ऐसा ही है हमारे में। एक केंद्र है, केंद्र के बाद राज्य हैं बहुत सारे, और केंद्र में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो और अगला प्रावधान क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का जो गठन सबसे पहले हमारे देश में, जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1926। ठीक है, किसके अनुसार हुआ था, 1919 के जो अधिनियम आया था उसके अनुसार हमें 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण। ठीक, तो 1900 देखो, जब तक 1900 हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था बन के, तो 1935 का जो हमारा अधिनियम था उसमें जो प्रावधान थे ना प्रशासनिक विवरण, उसी के अनुसार हमारा प्रशासन चला था। और आज तक भी हम बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो यहाँ पे जो प्रशासनिक विवरण था उसी के अनुसार हमारा प्रशासन चलता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रावधान आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध, और लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका और प्रशासनिक विवरण। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देख लेते हैं, अगला प्रावधान क्या है। तो अगला किस देश से हमने लिया है स्रोत, अगला स्रोत है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान से हमने क्या लिया है, एक तो संसदीय व्यवस्था, दूसरा होगा विधि का शासन, तीसरा होगा विधायी प्रक्रिया, और चौथा होगा एकल नागरिकता। ठीक, पांचवा होगा मंत्रिमंडल प्रणाली। परमाधिकार लेख, ठीक। अगला संसद के विशेष अधिकार, और द्विसदनवाद। तो इतने सारे प्रावधान हमने लिए हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो कौन कौन से, एक तो जो संसदीय व्यवस्था, मतलब हमारे संसद में जो भी व्यवस्था है उसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, तो वो प्रावधान हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, मतलब जो भी शासन होगा उसके लिए हम पहले विधि बनाएंगे। ठीक है, और विधायी प्रक्रिया, विधि बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया होगी वो भी विधि के अनुसार होगी। एकल नागरिकता मतलब ये है कि हमारा जो हमें नागरिक है वो हमें भारत की मिलेगी, ना कि किसी राज्य की। जैसे आप यूएसए में चले जाएं तो वहां पे जितने भी राज्य हैं ना, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन हो गया, उनकी अलग से नागरिकता होती है, और यूएसए की यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता अलग से होती है। तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ भारत की नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो एकल नागरिकता, और मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार, संसद में जितने भी विशेष अधिकार है वो भी हमने वहीं से लिए, और द्विसदनवाद, मतलब संसद में 2 सदन हो गए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ये तो प्रावधान हो गए ब्रिटेन के संविधान से हमने अपने संविधान में अडॉप्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूएसए या अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, एक
तो मूल अधिकार लिया है, ठीक। दूसरा लिया है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक। और इसमें हमने तीसरा लिया है उच्चतम और उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाना। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाना। और जो चौथा है उसे वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। उच्चतम और उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाना। और अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें जो अगला प्रावधान है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, ठीक। और अगला है न्यायपालिका को या उच्चतम न्यायालय को समीक्षा का अधिकार, समीक्षा का अधिकार। देखो आपने देखा होगा कि जैसे ही संसद में कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसकी समीक्षा का जो अधिकार है वो किसको है, उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय उस जो संसद में विधेयक पारित हुआ उसकी समीक्षा कर सकता है, और वो भी अपने आप, ये नहीं कि उसको किसी का आज्ञा मिलेगी या किसी का ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो अपना आप ही स्वतः उसका समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमें मिली है कहाँ से, न्यायपालिका का प्रावधान तो 1935 से लिया, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान यूएसए से। और न्यायपालिका को समीक्षा का अधिकार। अगला क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाना, ठीक है, पद से हटाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक। ये तो हो गया यूएसए के संविधान से, ठीक दोस्तों। अगले हम देख लेते हैं आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के, या आप शॉर्ट में लिख लीजिए डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी कहां से लिए हमने, आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और तीसरा राज्यसभा के, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक दोस्तों। डीपीएसपी में, ठीक है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मतलब जो एकल संक्रमणीय मत से हम करते हैं ना, जो वो हम जो संसद के और विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो उसकी क्या पद्धति होगी, राज्यसभा के लिए जो राज्यसभा है, जो संसद का उच्च सदन है, उसके लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से, ठीक दोस्तों। अब कनाडा का संविधान देख लेते हैं। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए, कनाडा के संविधान से लिए सशक्त केंद्र के, सशक्त सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब हमारा जो हमारे जो संविधान में जो भी हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा होगा वो क्या होगा, संघीय होगा। संघ का मतलब उसमें केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा, लेकिन उसमें शक्तिशाली कौन होगा, केंद्र होगा। और जो अवशिष्ट संख्या है, अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास होंगी, वो होंगी केंद्र के पास। अपशिष्ट संख्या केंद्र में निहित होंगी। दूसरा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा
राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो इतने सारे प्रावधान हो गए। एक तो संघीय व्यवस्था है भारतीय संविधान में, संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र सशक्त होगा, अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी, और जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो केंद्र करेगा। और एक तीसरा और प्रावधान है इसमें, वो है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। परामर्शी न्याय निर्णय मतलब जो उच्चतम न्यायालय है वो अपना जो परामर्शी न्याय निर्णय दे सकता है। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो किसी भी विधि पे आर्टिकल 143 के अनुसार, आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि के लिए परामर्श कर सकता है। तो वो परामर्श का अधिकार हमें कहाँ से मिला है, उसका क्या स्रोत है, तो वो है कनाडा का संविधान। ठीक है, अब अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है एक तो समवर्ती सूची, जो हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी हुई हैं। 3 कौन कौन सी हैं, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। दोस्तों सूचियां भी मैंने पिछली वीडियो में बता दी हैं, आप उन्हें देख लेना, समवर्ती सूची। ठीक, तो इस पे जो इनके विषय पे जो भी प्रावधान, इनके विषय पे जो भी विधि बनाएगा वो केंद्र बनाएगी। ठीक है, राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पे जो कानून, नियम या विधि बनाने का अधिकार है वो राज्यों के पास है। और समवर्ती सूची में ऐसे प्रावधान है जिन पे नियम, विनियम या विधि बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास है। ठीक है, तो ये हमने समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, तो समवर्ती सूची का प्रावधान हम लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। देखो दोस्तों, हमें ना व्यापार या वाणिज्य समागम कहीं भी आने जाने की छूट है। ठीक है, हमें अपनी लोकेलिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं चाहूँ, मैं आज यहाँ दिल्ली में खड़ा हूँ, ठीक है, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, अगर मैं चाहूँ तो दिल्ली में बिजनेस कर सकता हूँ, चाहूँ तो केरला में बिजनेस कर सकता हूँ, चाहूँ तो जम्मू कश्मीर, कहीं भी, क्योंकि अब तो आर्टिकल 370 जो था वो खत्म कर दिया है, तो अब वहाँ पे भी मैं जाके व्यापार कर सकता हूँ। ठीक है, और चाहे पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी जगह में व्यापार कर सकता हूँ, वाणिज्य कर सकता हूँ, समागम कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अगला जो प्रावधान है इसमें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, अगर कोई भी बिल है उस पर अगर विवाद हो गया तो हम मतलब राष्ट्रपति चाहे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो आर्टिकल 108 के अनुसार, 108 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हुआ। देखो एक बार फिर देख लेते हैं, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, इसके जितने भी अनुच्छेद वगैरह वगैरह हम अगली वीडियो जो होंगी, जो हम संविधान के भाग पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस आप अभी स्रोतों पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है जर्मनी का वाइमर संविधान। इसको ऐसे कर लीजिए, वाइमर संविधान। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपातकालीन के उपबंध थे वो तो हमने 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है वहां से लिया था। लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि आपातकाल के समय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन,
मतलब जब अगर आपातकाल हमारे देश में, हमारे कंट्री में लगा हुआ है, तो उस टाइम मूल अधिकार जो है अपने आप नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का मतलब है कि वो लागू नहीं होंगे या वो वाद योग्य नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21 हमेशा लागू रहेंगे। जो आर्टिकल 19 है, अगर मतलब देश से बाहर युद्ध हो रहा है, मतलब हमारे देश का किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है या उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो आर्टिकल 19 अपना आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इनके लिए भी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 358, तो वो आर्टिकल 19 को समाप्त करने का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 359 वो जो अन्य मूल अधिकार हैं उनको समाप्त करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। इसके बाद आता है सोवियत संघ रूस, यानी कि जब यूएसएसआर था। यूएसएसआर कब था? 19, रूस तो अभी भी है, लेकिन उस जो सोवियत संघ रूस था वो 1991 में उसका मतलब विभाजन हो गया था। तो जो 1991 से पहले जो संविधान था रूस का, उससे हमने लिया है। तो उससे हमने क्या लिया? एक तो मूल कर्तव्य लिया है। जो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में अमेंडमेंट 42 1976 के अंतर्गत जो हमने मूल कर्तव्यों के प्रावधान लिए हैं, तो वो कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ रूस के संविधान से। एक तो मूल कर्तव्य है, ठीक। और दूसरा अगला क्या था? अगला है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में न्याय का सिद्धांत या न्याय के आदर्श। न्याय के आदर्श क्या क्या थे? कौन हमारे जो प्रस्तावना है उसमें किस किस न्याय की बात करी गई है? तो उसमें बात करी गई है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, धार्मिक न्याय की बात नहीं करी है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी है। तो हमने वो प्रावधान कहाँ से लिए हैं? तो वो हमने प्रावधान लिए हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से। ठीक। अगला है फ्रांस का संविधान। तो हम यहां देख लेते हैं फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस का जो संविधान है उससे हमने क्या लिया? एक तो हमने गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है हमारे देश में, ठीक है, वो लिया है। मतलब हमारे देश का जो प्रमुख होगा, मतलब राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन होगा, ना कि वो एक परंपरा या वंश के अनुसार चलेंगे। ठीक है, एक वंश का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, उनका एक वो निर्वाचन पद्धति के अनुसार निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है, चुनाव लड़के आएंगे। 5 साल के लिए उनका हमने टाइम रखा है कि इतने टाइम तक वो शासन करेंगे। तो यही है गणतंत्रात्मक का मतलब जो भी हमारा प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, उसका निर्वाचन होगा। ठीक है। एक दूसरा और प्रावधान है इसमें। दूसरा इसमें क्या प्रावधान है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श तो दोस्तों, फ्रांस के संविधान से हमने 2 चीजें ली हैं। कौन कौन सी? एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और दूसरा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया था जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, या संविधान में संशोधन की व्यवस्था, संविधान में संशोधन की व्यवस्था। ठीक है, एक तो ये चीज ली थी कि हम आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने कहां से लिया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा क्या था? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
दोस्तों इनका कंफ्यूज मत हो जाना। जो वो आयरलैंड के संविधान है उसने क्या प्रावधान करा था कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका नामांकन कैसे होगा, तो वो लिया था हमने आयरलैंड के संविधान से। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा वो लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक दोस्तों, और अगला जो और लास्ट जो है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, मतलब 11वां जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है दोस्तों कि जैसे आप कोई भी विधेयक पारित हो रहा है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो भी विधि के अनुसार होगी। या कोई भी विधेयक, अगर कोई भी बिल अधिनियम बन गया और वो लागू करना है, वो लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, वो भी विधि के अनुसार होगी। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान में क्या था, विधि का शासन, लेकिन जापान के संविधान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने जितने भी बड़े प्रावधान थे 11 देशों के संविधान से लिए हैं, जो मैंने आपको सारे करा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी प्रकार का, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपके जो प्रक्रिया है उसका बेहद इंतजार रहता है हमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड गुड लक।